लगता है भाई 12th क्लास वालों सब अच्छा चल रहा है ना, पढ़ाई लिखाई बाबू सोना सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। लेकिन भाई अब थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, क्योंकि भाई टाइम हो रहा है अभी 12 से ज्यादा बज रहे हैं, ठीक है। और अगर मेरी नींद खराब हुई है ना तो खराब तो मैं तुम्हारी भी करूंगा, ठीक है। और लेकिन आज अगर हमने नींद खराब करी है तो स्टार्ट क्या करेंगे भाई, आज कराऊंगा इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यू। और किस चैप्टर से? एडी और एएस चैप्टर से। नींद उड़ जाएगी, ठीक है। सोने ही वाले थे ना तुम, ठीक है, अब नहीं सोओगे, ठीक है, क्योंकि मैं भी नहीं सो रहा और सोओगे तुम भी नहीं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई एडी और एएस से। सबसे पहले उसी के पीवाईक्यू करेंगे, क्योंकि मैंने अपनी नींद खराब करी है तो तुम्हारी भी उड़ा दूंगा। देखो कैसे भाई, अगर मैं एडी और एएस की बात करूं ना, ये है सबसे डरावना चैप्टर। बच्चों को दिक्कत होती है इससे, काफी दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें हैं ना। तो इतनी सारी चीजें अगर बच्चा याद ही कर लेगा तो भाई सीबीएसई में टॉप नहीं कर जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा दिक्कत देता है, लेकिन देख लो ये दिक्कत दे रहा है ना, अगर इसको सही कर लोगे भाई 12 मार्क्स आ जाएंगे हाथ में। कैसे आ जाएंगे? देखो, एडीएएस जो आपकी यूनिट है मैक्रो की बुक में भाई 12 मार्क्स की आती है। और 12 मार्क्स का ब्रेकडाउन कैसे है? 4 हिस्सों में ब्रेकडाउन करा हुआ है। 4 आ जाएंगे आपके एमसीक्यू, एक आ जाएगा शॉर्ट, एक आ जाएगा वेरी शॉर्ट और एक आ जाएगा आपका न्यूमेरिकल। 4 एमसीक्यू 4 मार्क्स के, एक शॉर्ट 3 मार्क्स का, एक वेरी शॉर्ट 1 मार्क्स का, एक न्यूमेरिकल 4 मार्क्स का। अगर मैं चारों को प्लस कर दूं, कितने मार्क्स का चैप्टर? 12 मार्क्स का चैप्टर भाई, 12 मार्क्स का, ठीक है। कोई भी गंवाना नहीं चाहेगा 12 मार्क्स का, ठीक है। तो देखा जाए ना, अगर इस 12 में से हमने 8 या 10 भी निकाल लिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। डर में अगर इतना भी कवर वो पालोगे ना, अपनी काबू पालोगे तो बहुत कुछ अचीव कर लोगे जिंदगी में, ठीक है। तो आज अपने डर पे थोड़ी सी जीत पाते हैं और एडीएस को ना खत्म करके दिखाते हैं कि ऐसे कैसे वो हमें डरा सकता है। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसका पहला पीवाईक्यू है जो 2024 में आया हुआ है। क्या दिया है भाई हमारे पीवाईक्यू में? स्टेटमेंट 1 कहती है कि एक्सपोस्ट सेविंग और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट। क्या है? एक्सपोस्ट सेविंग और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल है? आर इक्वल एट द ऑल लेवल ऑफ इनकम। सारी इनकम लेवल पे हमारी एक्सपोस्ट सेविंग किसके इक्वल होती है? एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। भैया बिल्कुल सही कहा आपने, सारी एक्सपोस्ट सेविंग हमारी एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट के क्या होती है? इक्वल होती है। कैसे? हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, एडी इक्वल टू एएस पे। अगर एडी इक्वल टू एएस पे ये वर्क करती है, एडी इक्वल टू एएस। एएस देखा जाए एडी किसमें काम कर रहा है? हमारी 2 सेक्टर मॉडल में सिर्फ 2 चीजें हैं। कौन कौन सी? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। और एएस की बात करें, ये किस पे चलता है? कंजप्शन प्लस सेविंग्स पे। अगर सी प्लस आई सी प्लस एस के इक्वल है तो सी से सी कट जाएगा, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू किसके आएगा? सेविंग्स के आएगा, ठीक है। इतना मतलब इतना तो हमें पता है कि एडी और एएस अगर बराबर है तो इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होगी? सेविंग के इक्वल होगी। एट ऑल लेवल ऑफ इनकम हमारी इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होती है? सेविंग के इक्वल ही होती है। लेकिन एक्स पोस्ट और एक्स एंटे क्या है? अगर मैं एक्स पोस्ट की बात करूं तो ये है भाई आपके एक्चुअल या फिर रियलाइज्ड, ठीक है, एक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। आप जो पूरे एक साल में, ठीक है, एक साल में जितना इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे, ठीक है, या जितनी आपने कर दी है, सोच रहे थे, वो तो एक्स एंटे है, ठीक है। एक्स एंटे बेसिकली हमें क्या बताता है? एक्स एंटे वेरिएबल जितने भी होते हैं आपके, ये हमें बताते हैं प्लान्ड, ठीक है, प्लान्ड और डिजायर्ड। क्लियर है ये चीज भाई? एक्स एंटे का अगर मैं एग्जांपल लूं ना, मान लो, ठीक है, मान लो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने ऐसा सोचा था कि वो तुम्हारे बर्थडे पे 5,000 रुपए खर्च करेगी। इट मींस वो किस वेरिएबल पे चल रही है भाई? वो एक्स एंटे पे चल रही है। उसने प्लान किया था ना, लेकिन तुम्हारी नीच हरकतों की वजह से उसने सिर्फ कितने रुपए खर्च किए? फूटी कौड़ी भी नहीं खर्च करी। अब शकल देखो, नहीं है तुम पे खर्च करने लायक 5,000 रुपए, ठीक है। तो वो उसने जो बिल्कुल खर्च नहीं किया ना, वो एक्सपोज था। एक्चुअली देखा जाए, ठीक है, या फिर हम देखे जाए ना, रियलाइज हमारी जो एक्सपोस्ट आ रही है, रियलाइज वैल्यू जो आ रही है, उसी को एक्सपोस्ट में लिया जाता है। क्लियर है? सोच तो बहुत रही थी कि 5,000 रुपए 10,000 रुपए उड़ाऊंगी, लेकिन नहीं उड़ा पाई भाई, ठीक है। तो देखा जाए बेसिकली एक्सपोज क्या है? एक्चुअल और रियलाइज, जो साल के अंत में है आपके पास। पूरे साल में हमारी इकोनॉमी में जितनी हमने सेविंग करी, एक्चुअली या रियलाइज करके, ठीक है, टोटल अमाउंट जो हमारे सामने, वो हमारा एक्सपोस्ट है। जो आपने सोचा था कि ऐसा करूंगा, वो एक्स एंटे आपके लिए। और सेम चीज आपके दोनों वेरिएबल में काम करती है, चाहे वो सेविंग्स हो, चाहे वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो। अगर उनके आगे एक्सपोस्ट है तो वो किसकी बात कर रहे हैं? एक्चुअल या फिर रियलाइज की बात कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज? अब तुम्हें ये पता लग गया भाई एक्सपोस्ट है, एक्स एंटे होता क्या है। तो हमें तो एक्सपोस्ट की बात करी गई है। एक्सपोस्ट सेविंग की अगर मैं बात करूं तो ये किससे मिलके बनता है? ये बनता है आपका एक्चुअल सेविंग से, एक्चुअल सेविंग प्लस अनप्लैंड, ठीक है। मतलब प्लैंड और अनप्लैंड को अगर मैं प्लस कर दूं तो आपके पास क्या आ जाएगी? आपकी एक्सपोस्ट सेविंग आ जाएगी,
ठीक है। तो बेसिकली कुछ तो मैंने सोचा था कि मैं 100 रुपए बचाऊंगा, अगर मैं 200 कमा रहा हूं तो मैंने सोच लिया था कि मैं 100 तो एटलीस्ट बचाऊंगा। तो ये मैंने प्लान किया था, ठीक है, ये मैंने क्या किया था, प्लान किया था, ये मेरा एक्स एंटे वेरिएबल था। लेकिन मैंने कितने बचा लिए, मैंने 120 बचा लिए। मैंने प्लान कितना किया था, 100, 120 बचा लिए, मतलब 20 क्या था मेरा, अनप्लान्ड था। तो 100 प्लस 20 ये मेरी एक्सपोज सेविंग आ गई। एक्चुअल में मैंने 120 रुपए बचा लिए। सेम चीज इन्वेस्टमेंट के साथ भी होती है। सेम चीज किसके साथ है, इन्वेस्टमेंट के साथ भी है। अगर आपने सोचा था कि 1000 रुपए अगर आप कमाओगे तो 500 तो इन्वेस्ट करोगे, लेकिन आपने कर दिए 600 रुपए इन्वेस्ट, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई, ठीक है, 1000 से 1200 हो गई, तो आपने थोड़ा सा पैसा और डाल दिया। आपने सोचा 500 था, मतलब एक्चुअल, मतलब बेसिकली प्लान्ड आपने क्या किया, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट प्लस अनप्लान्ड, ठीक है, प्लान इन्वेस्टमेंट प्लस अनप्लान इन्वेस्टमेंट। प्लान आपने किया था 500, लेकिन आपने 100 रुपए और बढ़ा दिए, तो टोटल आपने एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट कितनी कर दी, 600 कर दी। तो अब आपको पता है कि हमारी एक्सपोस्ट सेविंग और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट हमेशा किसके इक्वल होती है, आपस में बराबर होती है। एट ऑल लेवल ऑफ इनकम हमारी इन्वेस्टमेंट हमेशा किसके इक्वल होगी, सेविंग के इक्वल होगी। क्लियर। और कई बार क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनकम फ्लक्चुएशन की वजह से ऐसा भी देखने को मिलता है, ठीक है, ये आपकी बुक में दिया भी हुआ है, 2 सिचुएशन दी है इस टाइम पे आपको। अगर सेविंग ज्यादा हो रही है हमारी इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, अगर सेविंग हमारी ज्यादा हो रही है इन्वेस्टमेंट से, तो यहां पर डिमांड का लेवल क्या होगा आपका, कम होगा, ठीक है। कम क्यों होगा, क्योंकि यहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा बचाने की सोच रहे हैं, ठीक है, जैसा कि आपकी गर्लफ्रेंड ने भी किया था। उसने भी क्या किया, सोचा तो था ऐसा करूंगी, लेकिन नहीं किया, तो इट मींस उसने पैसा क्या कर लिया, बचा लिया। मतलब यहां पर डिमांड क्या रहेगी, कम रहेगी। और अगर डिमांड कम रहेगी तो फर्म ने तो ये सोचा था ना कि भाई बहुत सारा सामान बेचेगा, और इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री और रॉ मटेरियल की टर्म में होता है, ठीक है। तो फर्म ने क्या कर दिया, फर्म इन्वेस्टमेंट करती है, सेविंग हाउस होल्ड करता है। क्लियर। तो अगर इन्वेस्टमेंट हुई थी तो वो किसकी टर्म में हुई, वो हुई इन्वेंट्रीज प्लस रॉ मटेरियल की टर्म में। अगर डिमांड ही नहीं है तो इन्वेंट्री और रॉ मटेरियल बिकेगी कैसे, नहीं बिकेगी ना। तो इस टाइम पे ये सिचुएशन देखने को मिलती है। इसको ठीक कैसे करेंगे, इसको ठीक करने का तरीका होता है कि आप ये जो चीजें बच रही है ना, इसकी वैल्यू आप अपनी इन्वेस्टमेंट में क्या कर लो, ऐड कर लो। तो ये जितनी कम पड़ रही है, इसके ऐड होने से किसके बराबर आ जाएगी, सेविंग के बराबर आ जाएगी। तो इट मींस अल्टीमेटली सेविंग किसके इक्वल होगी, इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी। क्लियर है। और इसका वाइस वर्सा यहां काम करता है। यहां पे अगर सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो इट मीन डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, बहुत ज्यादा लोग चीजें खरीदेंगे। लेकिन फर्म ने थोड़ा इन्वेस्ट किया है तो उसकी जो इन्वेंट्री है वो कम पड़ जाएगी। उसने सोचा था कि इतना बिकेगा, लेकिन बिका उससे ज्यादा, ठीक है। तो उनके पास क्या है ना, इन्वेंट्री और रॉ मटेरियल कम पड़ गया। तो जितना कम पड़ गया, आप अपने इन्वेस्टमेंट में से क्या कर दो, माइनस कर दो, वापस से किस पे पहुंच जाओगे, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट पे। तो इस कहानी का मॉरल ये है कि एक्सपोज सेविंग एक्सपोज इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है। क्लियर। तो हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही बात कर रहा है। क्लियर है ये चीज। दूसरे की तरफ चलते हैं। अंडर द इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल द इक्विलिब्रियम आउटपुट इज इक्वल टू एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड। भाई बिल्कुल सही। हमारा जो इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल है, ठीक है, इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल क्या कहता है, इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल हमें कहता है कि हमारा जो कर्व है भाई, ये हमारा सेविंग कर्व है या इनकम कर्व इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे कंज्यूमर जितना डिमांड करेगा, ठीक है, उतना ही तो आउटपुट बनेगा। इट मींस बेसिकली यहां पर क्या है, वो ये कहना चाहते हैं कि जब भी हमारा कंजप्शन कर्व हमारे इनकम कर्व को काटेगा, तो वहां पर जितना इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल आ रहा होगा उतनी ही तो डिमांड करी जाएगी। बिल्कुल बात सही है। इकोनॉमी में जितनी डिमांड हो रही है और उतना ही आउटपुट बन रहा है, जब ये दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं, यही कहलाता है इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल। यहां पर सिर्फ उतना ही आउटपुट हुआ जितनी लोगों ने डिमांड करी थी। क्या हुआ, उतना ही आउटपुट हमारी इकोनॉमी ने बनाया जितना लोगों ने क्या करी थी, डिमांड करी थी। अब एक्स एंटे का यूज हुआ है यहाँ पे। एक्स एंटे क्या होता है, प्लान्ड, सारे प्लान्ड वेरिएबल, मतलब लोगों ने उतनी ही डिमांड करी थी। और इफेक्टिव डिमांड में क्या हुआ, वो डिमांड बिल्कुल किसके इक्वल आ गई, हमारे आउटपुट के इक्वल आ गई। अगर हमारी डिमांड आउटपुट के इक्वल आ जाए तो ये बिल्कुल बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो इट मींस ये सब क्या रहेंगे, अंडर द इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड के। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, मतलब हमारा ऑप्शन सी क्या है, ट्रू है। क्लियर है ये चीज। तो हमारा पहला क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो चुका है एडीएस से। अब हम चलते हैं अपने बाकी दोनों क्वेश्चन की तरफ, इसे नोट कर लो। अब हम चल रहे हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और भाई एडीएस का सबसे सिंपल क्वेश्चन ना इसी को बोला जाता है, सबसे सिंपल क्वेश्चन। क्योंकि बच्चे ना भाई इसको आंख बंद करके कर लेते हैं, लेकिन मैं तुम्हें आंख बंद करके नहीं सिखाऊंगा भाई। आंख बंद करके अगर निशान लगा दिया ना, मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो आंख खोल के और दिमाग खोल के इसे करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे, हमें क्या बोला हुआ है, आइडेंटिफाई व्हाट डज द शेडेड एरिया। यहां पर शेडेड एरिया आपको दिया हुआ है E, F और G इन द गिवन फिगर इंडिकेट।
इन चारों ऑप्शन में से ये शेडेड एरिया कौन सी सिचुएशन को दिखाता है? ठीक है, तो बहुत आसान है भाई। कैसे आसान है देखो, सबसे पहली चीज आपको दिख रहा होगा, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, EFG एक ट्राइंगल बन रहा है, ये आपका कंजप्शन कर्व है, ये उसका फंक्शन दिया हुआ है कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस BY। क्लियर? उसके बाद आपको आपका इनकम कर्व भी दिया हुआ है जो इसको क्या कर रहा है, एक इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये हमारा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। क्लियर है? ठीक है, जहां पर हमारी इनकम किसके इक्वल होती है, जस्ट हमारी कंजप्शन के इक्वल होती है, और सेविंग की क्या होती है, हमारी 0 होती है। क्लियर है ये चीज? अब देखो भाई, पहले इसमें क्या बोलता है, क्या कंजप्शन इनकम से ज्यादा है? भाई ध्यान से देखो, आंखें खोल के, क्या सही में हमारी कंजप्शन हमारी इनकम से ज्यादा है? भाई अगर ज्यादा होती तो क्यों ये इनकम कर्व ऊपर जाता? इनकम कर्व ऊपर जा रहा है मतलब इनकम ज्यादा है ना, कंजप्शन क्या है हमारी, कम है, क्योंकि वो नीचे है। तो ये पहला अल्टरनेटिव तो गया। क्लियर? अब बचे हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन। दूसरे में कहता है क्या सेविंग हमारी 0 की इक्वल दिख रही है इस ब्रैकेट में? भाई बिल्कुल दिख रही है, ध्यान से देखो, सेविंग क्या 0 के इक्वल है? बिल्कुल है, क्योंकि ये क्या है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, और ब्रेक इवन पॉइंट में हमारा y किसके इक्वल होता है, C के इक्वल होता है। और इसी टाइम पे अगर आपने अपनी पूरी इनकम को क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, अगर आपने अपनी पूरी इनकम कंज्यूम करी तो सेव क्या करा, सेव करा आपने क्या, 0। ठीक है, तो हमारी सेविंग किसके इक्वल है, यहाँ पे 0 के इक्वल है, तो ये अल्टरनेटिव तो बिल्कुल सही है हमारा। क्लियर है ये चीज? दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। तीसरे की तरफ चलते हैं, क्या हमारी कंजप्शन हमारी इनकम से क्या है, कम है? हमारी कंजप्शन क्या हमारी इनकम से कम है? भाई बिल्कुल सही, अगर हमारी कंजप्शन ज्यादा नहीं है तो हमारी कंजप्शन क्या है, कमी तो होगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा अल्टरनेटिव भी सही है। तीसरे में कहता है कि आज सेविंग हमारी लेस देन है 0 से, क्या सेविंग हमारी किससे कम है, 0 से कम है, और 0 से कम क्या होता है, 0 से कम होता है नेगेटिव। यहां पे नेगेटिव सेविंग तो हमें दिख ही नहीं रही, ठीक है, क्योंकि हम कमा भी रहे हैं और उसे उड़ा भी रहे हैं। ठीक है, बस सेविंग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नेगेटिव जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं आएगा। तो हमने देखा कि हमारा सेकंड और थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब सेकंड और थर्ड कहां पे है, ये है आपका सेकंड और थर्ड ऑप्शन, तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मजा आ रहा है ना भाई? तीसरे क्वेश्चन पे आ चुके हैं, 2 क्वेश्चन तो मक्खन की तरह निकल गए हमारे, अब तीसरा भी निकाल देते हैं, बिल्कुल किसकी तरह, एकदम लस्सी की तरह। ठीक है, अब लस्सी से तो कुछ याद आ रहा होगा, बट कोई नहीं, छोड़ो। चलो देखते हैं भाई हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है। हाइपोथेटिकल इकोनॉमी क्या होती है, जस्ट एक इमेजिनेटिव इकोनॉमी है, सोची समझी गई। इफ एंटायर एडिशनल इनकम, अगर आपने अपनी बढ़ी हुई सारी इनकम, एंटायर एडिशनल इनकम का मतलब होता है आप जितना कमाते हो ना उससे कई बार आपने, इस बार आपने क्या किया, 50 रुपए ज्यादा कमा लिए, तो आपने जितने 50 रुपए आपने कमाए थे, ये है पूरी आपकी एंटायर एडिशनल इनकम। इज कंज्यूम्ड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वुड बी। तो आपने क्या किया, एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी दी गई है, उन्होंने बोला है कि आपने अपनी बढ़ी हुई इनकम पूरी की पूरी क्या कर ली, कंज्यूम कर ली। ठीक है, तो आप बताओ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। भाई याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पेपर के लिए भी, कई बार ये 3 नंबर में भी आ जाता है, ठीक है, या कई बार ये 1 नंबर का भी एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ जाता है, लेकिन अभी तो एमसीक्यू में आया है, पिछले साल का क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं, देखो कैसे। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को भाई शो किससे किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है के से। ठीक है, तो ये के जो है ना, ये डिनोट करता है हमारे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को। और हमारे जो जेएम कीन्स हैं, हमारे जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, वो बोलते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लो आपने एक इन्वेस्टमेंट करी हुई है, कितने की, 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसमें आपने थोड़ी सी इनिशियल, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, मतलब आपने इंक्रीमेंट कर दिया है 500 रुपए से। आपने अगर अपनी इन्वेस्टमेंट में इनिशियली थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दिया, तो ये जितना इंक्रीमेंट किया है ना, ये बढ़ी हुई इनकम, ये जो आपकी इनकम आएगी इस इंक्रीमेंट के होने से, ये इसका क्या होगी, कुछ गुना होगी। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने इन्वेस्ट किया, कितना, 4000 किया। ठीक है, ये आपका डेल्टा आई है। डेल्टा आई का मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट। आपने अगर 1000 रुपए कर रखे थे, तो अब आपने 4000 और ऐड कर दिए, तो ये 4000 ऐड करने से आपका जो डेल्टा वाई बन रहा है, वो कितना बन रहा है, 16000 बन रहा है। ठीक है, मतलब 4000 रुपए पुरानी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करने से, ठीक है, क्या हो गई, आपकी एडिशनल इनकम 16000 हो गई। ठीक है, तो कुछ गुना से बढ़ गई ना, कितने गुना से बढ़ गई, यहां तो क्लियर पता लग रहा है भैया, 4 गुना से बढ़ गई। ठीक है, तो यही तो कीन्स हमें समझाना चाहते थे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक ऐसा रेशो है जो कि रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वजह से। क्लियर है ये चीज? तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है आपके पास, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई।
क्लियर है ये चीज, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। तो कितना इंक्रीमेंट आपको मिला, 16,000 का मिला, तो डेल्टा वाई की जगह क्या आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा। और आपने डेल्टा आई कितना करा था, कितना अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाया था, 4,000 रुपए, तो 4,000 यहां पे लिख दिया। तो कितने गुना से बढ़ गई भाई, 4 गुना से बढ़ गई। तो बेसिकली हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यही बताता है कि अगर स्टार्टिंग में थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दोगे ना, तो आपकी इनकम कुछ गुना से बढ़ जाएगी। वो एक लिमिट तक रुकी नहीं रहती, फिर रिस्ट्रिक्ट नहीं रहती, वो कुछ ना कुछ गुना से आपको रिटर्न जरूर देती है। ठीक है, अब हमारे पास इसका कंसेप्ट आता है इन टर्म्स ऑफ एमपीसी में। ठीक है, एमपीसी भी इससे जुड़ा हुआ है। कैसे, एमपीसी क्या होता है, एमपीसी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब एक तरीके से लोगों के खाने की क्षमता क्या है। और एमपीसी की जब बात आती है तो ये क्या होता है आपका, ये आपको बताता है आपका डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई के बारे में, मतलब चेंज इन कंजप्शन अपॉन में चेंज इन इनकम। भाई हमने देखा हमारे एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, मतलब चेंज इन कंजप्शन अपॉन में चेंज इन इनकम। ठीक है, तो एमपीसी क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आप अपनी बढ़ी हुई इनकम का कितना पार्ट एडिशनली क्या कर रहे हो, उसे कंज्यूम कर रहे हो, मतलब बढ़ी हुई इनकम में से कितना पार्ट आप क्या कर लेते हो, कंज्यूम कर लेते हो। ये हमें कौन बताता है, एमपीसी बताता है। अब एमपीसी का मल्टीप्लायर से क्या लेना देना है भाई, हमारे कीन्स ने ना एक थ्योरी निकाली थी, उसने बोला कि ये एक चीज पे बेस है। किस चीज पे बेस है भाई, एमपीसी और मल्टीप्लायर का लेना देना सिर्फ इतना है कि 1% एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 1% इनकम। अगर कोई बंदा खर्चा कर रहा है ना, तो वो सामने वाले की क्या होती है, इनकम होती है। एक सिंपल से एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो कि आइसक्रीम वाला बाहर आया, ठीक है, मैंने उसको 10 रुपए दिए, मेरा क्या हुआ, खर्चा हुआ, लेकिन उसकी क्या हो गई, इनकम हो गई। तो 1% एक्सपेंडिचर इक्वल टू 1% इनकम। क्लियर, तो इसीलिए हम एमपीसी से इसको डिनोट करते हैं, और एमपीसी के टर्म में इसका फॉर्मूला क्या है, 1/1 माइनस एमपीसी। अब यही चीज मान लो कि एक अगर हम 1 माइनस एमपीसी को कन्वर्ट कर दें तो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 में एमपीएस के, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। और इसमें क्या है, इसका रिलेशन क्या होता है भाई, इसका रिलेशन चलता है अगर आप ज्यादा से ज्यादा खर्च करोगे तो आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहां पर क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, एमपीसी और मल्टीप्लायर का डायरेक्ट रिलेशन होता है, एमपीएस का और मल्टीप्लायर का इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, कि अगर आप अपनी सेविंग्स को बढ़ाओगे, खर्चा कम करोगे, तो लोगों की इनकम होगी कहां से। ठीक है, अगर आप खर्चे ही नहीं करोगे तो इनकम भी नहीं होगी, मल्टीप्लायर की वैल्यू भी नहीं बढ़ेगी। तो एमपीएस का और मल्टीप्लायर का इनडायरेक्ट रिलेशन है, एमपीसी का और मल्टीप्लायर का डायरेक्ट रिलेशन है, जितना खर्चा उतनी इनकम। क्लियर, अब यहां पे हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी में अगर एडिशनल इनकम आपने पूरी की पूरी क्या कर ली है, कंज्यूम कर रही, मतलब आपने डेल्टा सी क्या किया है, 1 रख लिया। ठीक है, आपने 1 रुपए कमाए थे, आपने 1 रुपए कमाए थे और 1 रुपए पूरे के पूरे कंज्यूम कर दिया आपने। ठीक है, एडिशनल इनकम 1 रुपए कमाई थी और एडिशनल इनकम कंजप्शन क्या कर दिया आपने, 1 ही रुपए कर दी। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं k इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी का, तो 1/1 माइनस 1/0 कितना आ जाएगा, इंफिनिटी। क्लियर है ये चीज। ठीक है, तो अगर मैं एमपीसी से बात करूं, एमपीसी किसको बताता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई को दिखाता है। तो बढ़ी हुई पूरी इनकम क्या कर रखी है, कंज्यूम कर रखी है। ठीक है, तो मेरा डेल्टा सी क्या हो जाएगा, एमपीसी होएगा। ठीक है, पूरा का पूरा कर रखा है मैंने सब कुछ कंज्यूम, तो 1/1 माइनस 1 कितना आ गया, इंफिनिटी आ गया। ये चीज मैं किससे कर सकता था, एमपीएस से भी कर सकता हूं। अगर मैं पूरी बढ़ी हुई इनकम को क्या कर रहा हूं, कंज्यूम ही कर रहा हूं, तो सेव क्या कर रहा हूं, 0 कर रहा हूं। तो यहां पे रख देते हैं 1/, में एमपीएस कितना होगा, 0, ये भी क्या आ गया, इंफिनिटी आ गया। क्लियर है ये चीज, ओके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। तो इंफिनिटी के साथ भाई ये क्वेश्चन तो हमारा खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 2024 में एमसीक्यू के रूप में आया है। ठीक है, मजा आ रहा है ना भाई, मजे लेते लेते ना 4th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ठीक है, और 4th क्वेश्चन है आज का बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, और बहुत इजी सा क्वेश्चन है, और इसका लेना देना है भाई ब्रेकअप से। कैसे भाई, यहां पे ब्रेकअप नहीं होते, इकोनॉमिक्स में होते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, और यहां पे भी तुम्हें दिख रहा होगा 100 और 100, और तुम्हें पता है ब्रेक इवन पॉइंट कैसा होता है, जहां पे वाई किसके इक्वल हो जाता है, सी के इक्वल हो जाता है। तो ये तो हमें दिख रहा है, लेकिन इससे पहले ये देख लेते हैं कि ये ब्रेकअप हुआ किस वजह से। फ्रॉम द गिवन लेवल, इस गिवन लेवल पे आइडेंटिफाई दैट लेवल ऑफ इनकम व्हेन एपीएस बिकम 0। ठीक है, तो उस लेवल ऑफ इनकम को निकालो जहां पे आपका एपीएस किसके बराबर है, 0 के बराबर है। निकाल देते हैं। एपीएस होता क्या है भाई, एपीएस होता है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एक पर्टिकुलर बंदा, एक इंडिविजुअल बंदा एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे कितना सेव कर रहा है। ठीक है, कितना सेव कर रहा है, ये क्या होता है, उसका एपीएस होता है। और इसका फॉर्मूला क्या आपके पास, एस अपॉन में वाई। ठीक है, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला हमें पता लग गया, एस अपॉन में क्या होता है, वाई होता है। लेकिन वहां पे हमें यहाँ पे एस नहीं दिया, हमें क्या दिया हुआ है, हमें सी दिया हुआ है, और हमें हमारी इनकम दी हुई है।
ठीक है। तो यहां पर हम वो इनकम लेवल निकालने की कोशिश करेंगे जहां पर हमारा एपीएस किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, निकाल के देख लेते हैं। अब यहां पर सेविंग्स क्या होगी, अब आप देख रहे हो कि अगर यहाँ पे इनकम 0 है और कंजप्शन 50 है तो ये तो डिस सेविंग का केस है, यहां तो 0 होने से रहा, ये लेवल ऑफ इनकम तो किसी काम का नहीं है। यहां बात करते हैं अगर इनकम 50 है और वो 75 खर्च कर रहा है तो भाई 25 रुपए की डिस सेविंग कर रहा है। ये दोनों तो चीजें ही हटा दो, ये हमारे काम की नहीं है। यहां से देख लेते हैं एक बार सबसे बड़े से, 400 रुपए कमा रहा है, 250 रुपए उड़ा रहा है, कितना बचा रहा है, 150 रुपए बचा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर 400 में से 250 गए, खर्च कर लिए, तो 150 तो सेव किए। और देखा जाए किस लेवल ऑफ इनकम की बात हो रही है, 400 की। तो भाई अगर इसे मैं काट पीट भी दूं तो 0 तो नहीं आ रहा ना, हमें किसकी तलाश है, 0 की तलाश है। ठीक है, तो ये तो हमारे काम का नहीं है। सेम ये भी काम का नहीं है, 300 कमा रहा है, 200 उड़ा रहा है, 100 अपॉन में क्या रखूंगा, 300, तो भी नहीं आएगा। देखा जाए ये जो 100 से 100 वाला है, ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो कि आपने क्या किया है, 100 रुपए अगर हमारे पापा कमा के ला रहे हैं तो बच्चे क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे 100 रुपए उड़ा रहे हैं। ठीक है, 100 रुपए की इनकम, 100 रुपए की कंजप्शन, मतलब सेविंग किसके इक्वल, 0 के बराबर। ठीक है, यहां तो घर में कुछ बच ही नहीं रहा, आगे चल के क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। ठीक है, तो सेविंग्स क्या हो गई हमारी, 0 हो गई। इस घर की बात कर रहा हूं, इस घर की बात है, ठीक है, जहां पे सेविंग हो ही नहीं रही है। तो सेविंग किसके बराबर हुई, 0 के, और इनकम कितनी, 100, 0 से 100 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 0। तो हमें मिल गई है हमारी वो इनकम जहां पे हमारा एपीएस किसके इक्वल होगा, 0 के। और हमसे पूछा भी तो यही है, वो लेवल ऑफ इनकम बताओ जहां पे एपीएस किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो हमारा सही आंसर क्या है, 100 है। तो इसी 100 के साथ हमारे 4 क्वेश्चन हो जाते हैं पूरे, जो कि हमने एडी और एएस के कर लिए हैं पीवाईक्यू। आगे ही ऐसे पीवाईक्यू आते रहेंगे, रात में मैं तुमको जगाता रहूंगा और क्वेश्चन करवाता रहूंगा जब तक हमारे क्या नहीं खत्म हो जाते, बोर्ड्स खत्म नहीं हो जाते। क्लियर है ये चीज, साथ में बने रहो, जागते रहो और मेहनत करते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में।